हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपकी अपनी कोचिंग आकाशदीप में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12th का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और इसमें मैं मेन टॉपिक करवाने का प्रयास करूँगा और जल्दी अच्छी तरीके से और जल्दी प्रयास करूँगा कि ये चैप्टर समाप्त हो जाए। तो 1 से 2 वीडियो में कोशिश यही रहेगी कि 1 से 2 वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाए और ज़्यादा वीडियो अगर लगती हैं तो उसका भी देखा जाएगा। तो फिलहाल आपका समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला टॉपिक आता है इसमें वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या आता है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि प्लस आवेश होता है या माइनस आवेश होता है, इससे बल रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, जो कि वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हर दिशाओं में निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं। इससे माइनस आवेश के तो अंदर की तरफ होती है इनकी डायरेक्शन, ठीक है, और प्लस आवेश से बाहर की तरफ होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस समय भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जब भी वैद्युत बल रेखाएं कहीं होती हैं तो वो एक एरिया का निर्माण कर लेती हैं, एक क्षेत्र का निर्माण कर लेती हैं, जिसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं का ही दूसरा नाम है। वैद्युत बल रेखाएं अगर समूह में है, किसी एरिया को घेरे हुए हैं, वही कहलाती है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तरीके से इस तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही। ठीक है, तो जब ये क्षेत्र रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ को पार करेंगी, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ को पार करती हैं, तभी वैद्युत फ्लक्स का निर्माण होता है। यहाँ पे कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये मैंने आयताकार कोई पृष्ठ माना है और यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज मान लिया है। ठीक है, प्लस चार्ज मान लिया है यहाँ पर, और इससे बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, बल रेखाएं निकलेंगी, तो अब ये फ्लक्स का निर्माण कर रही है। जब भी बल रेखाएं किसी पृष्ठ को पार करेंगी, ये क्षेत्रफल को पार करेंगी, तब वो फ्लक्स का निर्माण करेंगी। इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ को या एरिया को पार नहीं कर रही है तो नॉर्मल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जब ये किसी पृष्ठ को पार कर लेंगी तो क्या बना देंगी? वैद्युत फ्लक्स बना देंगी। तो इसकी परिभाषाओं में भी इस तरीके से लिखना है हमें, इसकी परिभाषा में, कि एकांक, इस पृष्ठ को एकांक मान लेते हैं। ठीक है, एकांक काल्पनिक, एकांक काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली ठीक है, होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू में इसका सूत्र होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर इसको डॉट को हटाते हैं तो फाई इज इक्वल टू में होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तो इसकी परिभाषा को बनाने के लिए हमने दो वर्डों का यूज करा, लंबवत। तो लंबवत यहाँ पर cos 0 डिग्री रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि पृष्ठ के अगर मैं लंबवत कोई बल रेखा गुजारता हूं इस तरीके से, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा या पृष्ठ की दिशा भी इधर की साइड ही है, और वैद्युत बल रेखा भी सेम ही डायरेक्शन में जा रही है इससे निकल करके। ठीक है, किसी भी सरफेस की डायरेक्शन जो होती है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता होगा। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा भी इधर की साइड है, और इससे वैद्युत बल रेखा भी कैसे होकर के जा रही है? इसी डायरेक्शन में होकर जा रही है, अगर मैं लंबवत बोलूंगा तो। ठीक है,
तो बोलूंगा तो लंबवत, परंतु क्षेत्रफल और बल रेखाओं के बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू या वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वो दो चीजों पर डिपेंड करी है, एक तो लंबवत पर और दूसरा ठीक है क्षेत्रफल से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर। ठीक है, इन दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो अभी मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तो होगी ये, और इसको हमने मान लिया एकांक। ये रहा एकांक काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ का मतलब एक तरीके से क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ संख्या 1 पृष्ठ संख्या 2 आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो पृष्ठ का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो एकांक, इसे तो हमने 1 मान लिया। लंबवत होने का मतलब इसमें दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अभी मैंने बताया था, जस्ट आपको बना करके दिखाया था। तो यहाँ पे 0 डिग्री रखना है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बचा क्या, ये। इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो एकांक काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस तरीके से ध्यान रखना है। और वैद्युत फ्लक्स इसे लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, इसके इसी वाले सूत्र से आएगा। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम। और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो इसका सारा मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। कॉस थीटा, थीटा एंगल वगैरह के कोई भी यूनिट नहीं होती है, मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, थीटा होना चाहिए। तो थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोण की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अच्छी तरीके से बना देते हैं ताकि साफ दिखाई दे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम हो जाएगा इसका मात्रक। ये फ्लक्स हो गया। आगे आता है हमारा टॉपिक गॉस की प्रमेय। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय में बंद पृष्ठ होगा। बंद पृष्ठ वो होगा गोलाकार। ठीक है, गोलाकार मतलब लाइक ए बॉल। ठीक है, बॉल हो गया, या मार्बल्स देखे होंगे, खेले होंगे सभी ने। ठीक है, बचपन में, तो मार्बल्स की तरह समझो बॉल। ये स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है, स्फेरिकल शेप होगी। तो गॉस की प्रमेय में क्या होता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, मान लिया इसके अंदर टोटल प्लस क्यू चार्ज है, और इस पृष्ठ के द्वारा जो आवेश परिबद्ध है, ठीक है, उस आवेश का 1/ε0 गुना ही, ठीक है, उस आवेश का 1/ε0 गुना ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये गॉस ने बताया था। ठीक है, गॉस ने क्या बोला था कि किसी बंद पृष्ठ के, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बताया था गॉस ने। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी हम इस तरीके से लिख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, पृष्ठ जरूरी नहीं है कि गोलाकार हो, वो ठीक है क्यूब के आकार में भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी उसमें होगा, उसके अंदर होगा आवेश। ठीक है, अंदर होगा आवेश, और उससे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही होंगी हर डायरेक्शन में। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में निकल रही होंगी, प्रत्येक डायरेक्शन में निकल रही होंगी। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ठीक है, होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, ठीक है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का नियम है। तो यहां से गॉस का नियम लिखेंगे तो फाई इज इक्वल टू में कुल आवेश क्यू से लिखा है, 1/ε0 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू में हो जाएगा क्यू बटे ε0। मात्रक कभी चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या फिर इसका दूसरा मात्रक भी होता है। ठीक है, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर।
वोल्टमीटर ये वैसा वोल्टमीटर नहीं है नापने वाला यंत्र, वोल्ट इंटू मीटर है, ठीक है। ये मात्रक है इसका। इतना वीडियो पॉज करके उतारेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना करने के लिए मैंने ये थ्योरी पहले ही लिख ली है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि ये गॉस की प्रमेय हमने आगे करनी है, ठीक है। गॉस की प्रमेय में थ्योरी जैसे चित्र बना हुआ है इस तरीके से इसकी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। मानो कोई बिंदु आवेश किसी गॉसियन गोले के केंद्र पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन गोले का केंद्र है, ये मान लिया O है, ठीक है। गॉसियन गोले के केंद्र O पर स्थित है, यहाँ पर O लिख देना है, O पर स्थित है, ठीक है। तो जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ये वाली त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P मान लिया हमने, यहाँ पे एक बिंदु P है जिसका लघु क्षेत्रफल dA है। इसका लघु क्षेत्रफल क्या माना है हमने, dA है, ठीक है। इसका लघु क्षेत्रफल dA है, ठीक है। यदि संपूर्ण माध्यम निर्वात में स्थित है, निर्वात वायु में स्थित है, तब बिंदु P से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो इससे कितना फ्लक्स होकर के गुजरेगा वो हम देखेंगे। तो सीधी बात है कि भाई छोटे से एरिया से छोटा ही फ्लक्स या कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो डी का अर्थ होता है वैसे कुल वैद्युत फ्लक्स तो फाई से लिखा जाता है। अगर फ्लक्स की वैल्यू को मैं कम दर्शाना चाहता हूं तो इसके आगे स्मॉल डी लिखूंगा, तो ये डी फाई हो जाएगा, ठीक है। ये डी फाई हो जाएगा, तो डी फाई इज इक्वल टू में कितना होगा, इसका बेसिक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ई इंटू डी ए और कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कितना लिखेंगे, क्योंकि इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बाहर की तरफ को है और यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं भी बाहर की ही तरफ को जा रही हैं, तो इस वजह से वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। तो E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। E के आगे D क्यों नहीं लगा, E चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आवेश पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा प्लस क्यू है, तो आवेश चेंज नहीं हो रहा है और दूरी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि मैं गोलाकार रूप से r दूरी पर चारों तरफ घूम जाऊंगा तो दूरी तो r ही रहनी है, दूरी भी चेंज नहीं रहनी है। तो वैद्युत क्षेत्र का बेसिक सूत्र होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 की वैल्यू तो फिक्स होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, क्यू पर डिपेंड करेगा और आर पर डिपेंड करेगा। ना तो क्यू बदल रहा है ना ही आर बदल रही है, तो इस वजह से ई फिक्स रहेगा और जो चीज फिक्स रहती है उसके आगे डी कभी भी नहीं आता है, ठीक है। डी उनके आगे आएगा जिनके आगे डिफरेंस होगा या फिर कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, ठीक है, कुछ अंतर आ रहा होगा। तो डी फाई इक्वल टू में ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो डी फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ई इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला निकालूं, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स होकर गुजरेगा, तो ये डी फाई जो होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी फाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में ई इंटू डी ए का भी क्या होगा इंटीग्रेशन, बाएं पक्ष का भी इंटीग्रेशन कर देंगे और दाएं पक्ष का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा और ई इंटू डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि फाई की वैल्यू हमें निकालनी है तो ई और ए की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो ई क्या है यहाँ पर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात होती है, कितना होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सबसे पहली डेरिवेशन यही थी पिछले चैप्टर की। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे आर का स्क्वायर, तथा गॉसियन पृष्ठ, तथा गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कितना होता है ए, क्योंकि हमने माना है गोलाकार, गोला माना है ना, किसी गॉसियन गोले के केंद्र पर स्थित है, तो गोले का क्षेत्रफल सभी को मालूम होगा, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। दोनों मान उपरोक्त समीकरण में रख देंगे, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में मान रख दो, ठीक है, मान रखने पर जब समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू में ई की जगह
रखेंगे हम 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, और इसकी जगह लिखेंगे 4π r का स्क्वायर। तो ये 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू कितनी बचेगी, फाई की वैल्यू बचेगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि हमने गॉस के नियम में पढ़ा था, सेम टू सेम हमारा प्रूफ होकर के आया है। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा है अभी गॉस का नियम और उसकी उत्पत्ति करी है, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिनके समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आगे करेंगे। आगे आता है हमारा गॉस की नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर 1 पहला आता है कि अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी थ्योरी हम इसके चित्र के हिसाब से बनाएंगे। हमने एक अनंत लंबाई का तार माना है, ठीक है, जिसकी स्मॉल एल लंबाई पर प्लस के कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ये लंबाई जितनी भी है, इस बेलन की जो लंबाई मानी है, इस तार की जो लंबाई हमने मानी है, स्मॉल एल लंबाई मानी है। ठीक है, इसकी स्मॉल एल लंबाई पर प्लस के कूलाम आवेश, जैसा कि मैंने दिखा रखा है आपको, ठीक है, इसकी स्मॉल एल लंबाई पर प्लस के कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तब क्या होगा, तब रेखीय आवेश घनत्व बनेगा। ठीक है, 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आवेश घनत्व के बारे में। ठीक है, अगर आवेश लंबाई पे वितरित है तो लंबाई को सिर्फ रेखा बोलते हैं। ठीक है, लंबाई को, अब मैंने ये रेखा ही तो खींची है लंबाई, ठीक है, जिसमें कोई चौड़ाई या मोटाई ना हो, वो सिर्फ लंबी लंबी हो तो उसे रेखा बोल देते हैं। तो आवेश घनत्व बनता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। सूत्र इस हिसाब से बनता है जिस हिसाब से चित्र होता है। चित्र क्या है, लंबाई पर आवेश वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से लिखा जाएगा, तो आवेश बटे लंबाई। अगर आवेश लंबाई पर वितरित है तो आवेश बटे लंबाई होगा। अगर आवेश क्षेत्रफल पर वितरित होता, ठीक है, आवेश अगर क्षेत्रफल पर वितरित होता, ये एरिया है, इस पर आवेश वितरित है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का दूसरा नाम पृष्ठ होता है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को छोटा सिग्मा से लिखते हैं, छोटा सिग्मा इक्वल टू क्यू बटे ए, आवेश बटे क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आवेश बटे क्षेत्रफल। और इसी हिसाब से अगर कोई आवेश आयतन में वितरित होता, आयतन मतलब कोई घन हो या गोला हो, ठीक है, उसके अंदर वितरित होता, तो अगर आवेश किसी ऐसी चीज के अंदर वितरित है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज हैं, ठीक है, उसमें आयतन होगा, तो आयतन आवेश घनत्व को लिखते हैं। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व को लिखते हैं। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखेंगे, उसे रो से लिखते हैं। ठीक है, रो इज इक्वल टू में आवेश बटे वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, आवेश बटे आयतन होगा। तो मतलब आवेश जिस भी संरचना पर वितरित होता है उसी प्रकार का आवेश घनत्व बन जाता है, और वैसे ही सूत्र बन जाता है। लंबाई पर वितरित है तो आवेश बटे लंबाई, क्षेत्रफल पर वितरित है तो आवेश बटे क्षेत्रफल, आयतन में वितरित है तो आवेश बटे आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये रफ कार्य था, मैं मिटा देता हूँ इसे, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से था। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, जहां पे भी तुम्हें रेखीय आवेश घनत्व बोलेगा तो रेखा का मतलब लंबाई होगा, तो आवेश के बटे में लंबाई आएगी। ठीक है, आवेश के बटे में क्या आएगा, लंबाई आएगी, तो क्यू बटे एल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो तार से स्मॉल आर की लंबवत दूरी पर एक बिंदु पी है, तार से स्मॉल आर की लंबवत दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी मान लेंगे। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करनी है या गणना करनी है। ठीक है, इसके लिए बिंदु पी से गुजरने वाले गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। इस बिंदु पी से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। आर दूरी पर मैं इस तरीके से घूम घूम के नीचे की तरफ आ जाऊंगा तो एक बेलन रूपी संरचना का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके की गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। गॉस ने ये प्रमेय प्रूफ करी है, तो इस तरीके से उनकी जो संरचना को गॉसियन संरचना मान लेते हैं। जब से वो बेलन हो चाहे वो गोला हो तो गॉसियन गोला बोलेंगे, गॉसियन बेलन बोलेंगे, उस तरीके की संरचना को गॉस लगा करके बोलेंगे, गॉसियन बेलन, गॉसियन गोला, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स बराबर में कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा, ये एक तरीके से टंकी नुमा संरचना होगी। टंकी का ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन और चारों तरफ का कवर। ठीक है, तो ऊपर वाले ढक्कन को A1 से मान लिया, उसके क्षेत्रफल को, नीचे वाले को A3 से मान लिया और चारों तरफ के को A2 से मान लिया। ठीक है, तो इनके बीच में कोण कितना बनेगा, वैद्युत क्षेत्र तो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है यहाँ पर। ठीक है,
ऐसे ही क्षेत्रफल नीचे की साइड है और वैद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही है, इधर की साइड। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बनना है, 90 डिग्री का। बस A2 और बल रेखाओं के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो फ्लेक्स का बेसिक सूत्र इस्तेमाल करेंगे। फाई बराबर में फाई वन की जगह मैं लिखूंगा E A1, क्योंकि E1 क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हर जगह बराबर है। ठीक है, स्मॉल r की दूरी, वैद्युत क्षेत्र तो इस हिसाब से हम मानते हैं, पृष्ठ को भी इस हिसाब से मानते हैं, जिससे कि वैद्युत क्षेत्र हर जगह बराबर ही रहे। तो E की वैल्यू तो नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर फाई वन है तो E A1 cos थीटा होगा, E A1 cos थीटा। हालांकि E1 A1 होना चाहिए, परंतु E की वैल्यू नहीं बदल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 2 नहीं लगाऊंगा। तो E A1 cos थीटा की जगह cos 90 डिग्री, कितना होगा, cos 90 डिग्री, क्योंकि A1 और E के बीच में कितना कोण है, तो यहाँ पे A1 ऊपर की साइड है और E इधर की साइड को है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण हो रहा है, 90 डिग्री का। प्लस फाई टू क्या होगा, E A2 और cos 0 डिग्री, 0 डिग्री। A2 भी इधर की साइड को है और बल रेखा भी इधर की साइड को ही जा रही है, दोनों के बीच कितने डिग्री कोण है, 0 डिग्री कोण है। प्लस E A3 cos 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्यों लिखूंगा मैं, क्योंकि बल रेखा तो बाहर की तरफ को जा रही है, क्षेत्रफल नीचे की साइड को है। ठीक है, तो इनके बीच में कितने डिग्री कोण बनना है, 90 डिग्री। तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल करके, फाई की वैल्यू आ जाएगी E A2 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, E A2 आ गई। अब मुझे पता है गॉस के नियम से, ठीक है, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम जानते हैं फाई बराबर में होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तथा, ठीक है, तथा गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ A2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ A2 इज इक्वल टू में कितना होगा, वैसे तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, परंतु यहाँ पे ऊंचाई h से न देकर के L से मान रखी है, तो इसलिए A2 की वैल्यू होगी 2 पाई RL। ठीक है, ये दोनों मान ये वाली इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में रखने पर, जब समीकरण सेकंड में मैं रखूंगा तो यहां से, ठीक है, यहां मैं अलग कर देता हूं, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल करके, फाई की जगह तो मैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दूंगा, इज इक्वल टू में E की जगह मुझे निकालना है और A की जगह 2 पाई RL, इनटू वाला अपॉन में पहुंच जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल करके, E की वैल्यू आ जाएगी ये हमारी 2 पाई को तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में लिख देंगे, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटे RL, Q बटे RL, और Q बटे L की वैल्यू मुझे समीकरण फर्स्ट में दिखाई दे रही है, जो कि लैम्डा है। Q बटे L इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा E इज इक्वल टू में, और 2 की गुणा नीचे से कर लूंगा और 2 की गुणा ही ऊपर कर लूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मुझे 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो इस वजह से मैं 2 की गुणा नीचे और 2 की गुणा ही ऊपर कर लूंगा। तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे L की जगह तो मैं लैम्डा लिखूंगा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, Q बटे L, ठीक है, लैम्डा बराबर में क्या होगा, Q बटे L। सही है, समीकरण फर्स्ट से क्या है, लैम्डा बराबर Q बटे L। तो ये वाला सूत्र प्रूफ होकर के आ गया है, कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे 2 लैम्डा बटे R, 2 तो हमने लिखा नहीं है, ध्यान नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे 2 लैम्डा बटे R होगा। सही है, इतना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक और डेरिवेशन रह गई है, ठीक है, तो उसे भी और करवा देंगे और ये चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।